मेरा इसमें एक विषय है जिस पे मैं आप सबके विचार चाहूँगा। वो थोड़ा सेंसिटिव है बिकॉज़ वो मुझे लगता है यूथ से ज़्यादा यूथ के पेरेंट्स के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए, बट डेफ़िनेटली उसका बहुत मेजर इम्पैक्ट है यूथ पे। और यूथ, आई एम सेइंग बिकॉज़ यूथ ही हमारी कंट्री का फ्यूचर होता है। यूथ ही हमारी कंट्री को नेक्स्ट स्टेज पे उसका डेस्टिनी डिसाइड करता है, व्हिच इज़ अबाउट आवर वैल्यूज़। और वैल्यू किसी कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और वैल्यू का पास ऑन ऑर्गेनिक फॉर्म में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी को हो रहा है। सो इस बारे में मैंने बहुत सुना है इस बारे में कि हमारी वैल्यूज़ गिर रही हैं, हमारी वैल्यूज़ फ़ोकस नहीं हो रही हैं, हमारी वैल्यूज़ शिफ्ट हो रही हैं फ्रॉम हियर टू वेस्टर्न, हम अपनी वैल्यूज़ सँभाल नहीं पा रहे। तो एक्चुअली क्या ऐसा कोई कंसर्न है? और हमें लगता है सिर्फ ठीक है, थोड़ी बहुत चेंज हो रहा है इसलिए हम थोड़ी एंग्ज़ायटी है, और हमारे पास वैल्यूज़ हमारी अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमारा यूथ हमारी वैल्यूज़ के लिए बड़ा फ़ोकस्ड है। एक चीज़ तो वैल्यूज़ गिर रही हैं, अगर गिर रही हैं तो वैल्यू ही नहीं, तो वैल्यूज़ गिरती किसी की नहीं है, वैल्यूज़ ट्रांसफ़ॉर्म हो रही हैं। हम वेस्टर्न की बात करते हैं, तो वेस्टर्न कल्चर में हम कहते हैं वैल्यूज़ गिर रही हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज़? किसी चीज़ में गिर रही हैं तो कहीं उठ भी रही हैं। हुँ, आज जितनी शांति सामाजिक व्यवहार को लेकर वेस्टर्न कल्चर में है, उतनी हमारे यहाँ नहीं है। मगर उस शांति के साथ जो हमारी सृष्टि है, हमारा अंतर्मन की स्थिति है, कई जगह पर वो बहुत ज़्यादा खराब भी हो रही है। हमारे यहाँ जो साधु लोग या इस प्रकार के व्यवहारों के लोग एकांत में रहना, पुस्तक पढ़ना, लाइब्रेरी बैठना, ये सब कुछ आपको वेस्टर्न कल्चर में तो बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। वो लोग साल में 15 दिन के लिए छुट्टी में चले जाते हैं। वो उनकी छुट्टी कोई घूमना नहीं है, उनकी छुट्टी किसी एकांत इस प्रकार की जगह में जाकर रहना, उनके लिए लाइब्रेरी बड़ी मैंडेटरी है, वो बैठ के 2-2 घंटे बुक स्टडी करते रहते हैं। और वो लोग आपको जब स्विमिंग पूल में भी जाकर नहाते हुए मिलेंगे, तो वो उसको भी उस समझ के साथ एन्जॉय कर रहे होते हैं, जो रियल में चाहिए। हुँ, सन बाथ वो लेते हुए नज़र आते हैं। वो एक लेवल क्रॉस कर चुके हैं समझ का, जहाँ पर वो प्रकृति को भी उस तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं। तो वैल्यूज़ कहीं पर भी नहीं गिर रही हैं। हम लोग असल में भारत के अंदर हम लोग इस्तेमाल होने लगे हैं। ओके। हमारे अपने लिए समय नहीं रहा। हमारे गोल्स पैसा हो गया, उसमें कहीं लिमिट ही नहीं है। मतलब हुँ, हर 10 लाख वाले को 20 की, 20 वाले को 50 की, 50 वाले को 100 की, वो बढ़ता जा रहा है। हम समझ नहीं पा रहे कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य मन की शांति और रिलैक्स रहना है। पैसा किस लिए ज़्यादा चाहिए? रिलैक्स होने के लिए, कि मेरा फ़ियर ख़त्म हो जाए। और हमने उसको क्या बना लिया, जैसे बच्चे के लिए हमने 99% 98% का नंबर गेम बना दिया, हमने पैसे को भी अपने लिए नंबर गेम बना दिया। हुँ, बट मार्क्स तो 100 में से आते थे, तो वो तो 100 पे जाके शांत हो जाएँगे, उसके बाद क्या करेगा? बट यहाँ पर तो 100 में से तो मिलना नहीं है, ये तो क कितना भी बढ़ता रहे। तो हमने वो गोल एक्चुअली गलत हो गया वो काम ना, मतलब पैसे की जो लिमिट है, वो किसी की भी नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। बट संजीव जी, एक्चुअली मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे आपसे और समझना है बिकॉज़ जो पैसे की नीड्स है ना, वो इसलिए बढ़ रही हैं बिकॉज़ सोशल लेवल बैलेंस करने की नीड्स बढ़ रही हैं। अब मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब देखिए, मैं आज एक्स अमाउंट कमाता हूँ और मेरे पास बाइक है। अब क्योंकि सोशल वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कार लूँ, और कार लेना कोई गलत बात नहीं है बिकॉज़ आई जस्ट अपलिफ्टेड। मैं अपनी सेफ्टी के लिए भी कार की रिक्वायरमेंट है, मेरे को डस्ट पॉल्यूशन से भी बचना है। अब उस डायरेक्शन में वो एक तरीका है देखने का। एक तरीका है कि मुझे हर महीने कार बदलनी है। तो ये तो मैं मानने को तैयार हूँ कि हर महीने कार बदलनी है इज़ अ रॉन्ग ऑब्जेक्टिव, देन आई एम पुशिंग माई सेल्फ। बट अगर मुझे स्केल अप करना है तो वो तो एक सेंसिबल मूव है, वो तो होना ही चाहिए, या उसमें भी कुछ हमें संयमता बरतनी चाहिए। उसमें हमें वेटफुल होना चाहिए।
वेटफुल का मतलब सर? जब समय आएगा तो लेंगे ही ना। अच्छा। अगर आज पैसे आ गए तो लेंगे ही, मगर 10 लाख की गाड़ी लेते वक्त 1 लाख रुपए अपने और 9 लाख रुपए लोन ले लेना, वो अपने आप को फंसाने जैसा है। मगर 5-7 लाख रुपए अपने और 2-3 लाख का लोन ले लेना अपने आप को बचाने जैसा है। हुँ, मतलब मेरा कहने का ये है कि हम पैसे का गोल बना लेते हैं, वो स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है, जो खिंचाव बढ़ रहा है, वो इसी वजह से बढ़ रहा है क्योंकि हम इम्बैलेंस हैं। हमें बैलेंस करना ही होगा। मतलब आप एक बात समझें कि भोजन इसका बहुत बड़ा पैरामीटर है। आप भोजन को एक सीमा तक कर सकते हैं, हुँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। हुँ, अगर इस चीज़ को हम लाइफ में लगभग सब जगह अप्लाई करें, धन कमाने की बात है। धन कमाने के लिए आप 24 घंटे में एक लिमिटेड समय दे सकते हैं। आपने वो 10 घंटे भी अगर दे दिया तो 10 के बाद वो कैलकुलेशन ना हो आपके पास। अगर आप इस फॉर्म में पैसा भी कमा रहे हैं, तो वो हार्म नहीं दे रहा, बट आप यकीन मानिए उन 10 घंटों के बाद भी हम रेगुलर पैसा कमाने के लिए लगे हुए हैं। आखिर कोई लिमिट किसी चीज़ की होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम मैनेजमेंट अगेन। हुँ, अब हम अगर रात को 2 बजे तक बैठकर बिज़नेस कर रहे हैं, तो हम कहीं न कहीं अपने अंदर की सृष्टि को खराब कर रहे हैं। सृष्टि माने जो एक सृजन किया हुआ सृजन एक किया। व्यक्तित्व है, उसको हम खराब कर रहे हैं। अगर हम उसको खराब कर रहे हैं, फिर हम एक्सपेक्ट करें कि हमें स्ट्रेस ना हो। अगर वो आज नहीं है, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से आ जाए। और इसका हमारी वैल्यू से कैसे कनेक्ट है? इसका हमारी वैल्यूज़ से सीधा कनेक्ट ये है कि हमारी वैल्यूज़ डिस्टर्ब हो गई हैं। हमारी वैल्यूज़ में पैसे ने एंट्री ले ली है, जो हम पैसे के लिए ज़्यादा समय दे रहे हैं। हमारे यहाँ गीता में युक्त आहार विहार आप देखेंगे तो ज़्यादा खाने वाला, ज़्यादा सोने वाला भी गलत है, कम सोने वाला भी गलत है, कम खाने वाला भी गलत है। इसका मतलब बैलेंस ऑफ लाइफ। तो बैलेंस ऑफ लाइफ रहना बहुत ज़रूरी है। कर्म करना धन के लिए भी और समाज के लिए भी बहुत आवश्यक है। मगर अगर 24 में से 12 घंटे, 14 घंटे पैसे के लिए कर्म करता रहूँ, तो वो गलत हो जाएगा। मैं ना थोड़ा-सा और सिम्प्लिफाइड करता हूँ अपने प्रश्न को, क्योंकि सब लोगों को उसे उस ब्रॉडर लेवल पे समझना बहुत ज़रूरी है। वैल्यूज़ जो हमने आगे अभी बात करी, उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, अ, एक फैमिली में 2 आइडियोलॉजीज़ हैं, एक पापा और एक बेटा। बेटा यंग जनरेशन ऑब्वियसली, तो पिताजी का मानना है कि अगर मेरा पुत्र मुझे रोज़ नमस्ते नहीं कर रहा तो उसने वैल्यूज़ लूज़ कर ली। बेटे का मानना है कि मेरे मन में पिता के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, चाहे मैं नमस्ते करूँ ना करूँ। अब इन दोनों की अपनी वैल्यूज़ हैं, अपने बिलीव्स हैं। अब पिता के लिए पुत्र का मानना है कि, और वो समाज की नज़र से देख रहे हैं कि वैल्यूज़ लूज़ हो गई हैं, ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। बिकॉज़ उनका पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर रिस्पेक्ट एक्सप्रेस नहीं करी जा रही तो रिस्पेक्ट नहीं। व्हेरेas पुत्र का मानना है कि मैं समाज के लिए नहीं, मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए इज़्ज़त रखता हूँ। तो जब समय आएगा और मेरे हृदय में पूरी श्रद्धा है, तो अब इस इस कश्मकश में हम वैल्यूज़ को कैसे मेज़र करें? बिकॉज़ दोनों सही हैं, अगर मैं अपने नज़रिए से देखूँ, बट आपके नज़रिए को ज़रूर समझूँगा, और कैसे इसे डिफ़ाइन करें? एक बात ज़रूर समझिएगा, अगर वास्तविक श्रद्धा है, तो वो चेहरे पर झलकती है और वो सामने वाले को कभी भी ये प्रश्न पूछने पर बाध्य नहीं कर सकती कि तू मुझे नमस्ते नहीं करता। नमस्ते की तो इच्छा ही समाप्त हो जाती है जब मैं प्रेम से भरा हुआ या श्रद्धा से भरा हुआ आपसे मिलता हूँ। तो उस वक़्त वो नमस्ते भी छोटी हो जाएगी अगर मैं उस भाव में हूँ और मैं ये कहूँ। जो ये कह रहा है कि मेरे अंदर श्रद्धा है, उसे तो श्रद्धा का श्रा भी नहीं पता कि श्रद्धा वास्तव में होती क्या है। हमने पढ़ लिया कि श्रद्धा, मगर श्रद्धा वो है अगर आ जाए तो सामने वाला ही नतमस्तक होने को तैयार हो जाता है। हुँ, आप यकीन करें इस बात का कि ये भावों का विषय है, शब्दों का नहीं है। हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है जब हमारे अंदर प्रेम या श्रद्धा होती है। ये बातें मैंने पहले आपसे कहा, प्लेटफ़ॉर्म चेंज करने पड़ेंगे। आज बुद्धि की कुशाग्रता से प्रश्न तो बनाए जा रहे हैं, मगर
बात जब रियल वैल्यूज की आती है तो वो भाव नहीं है। कभी भी रोड पर जाता हुआ कोई वृद्ध व्यक्ति जो है, अगर आप उसके पास एक अपने टू व्हीलर से या किसी भी स्पीड से जा रहे हैं और आप धीमा करके निकालते हैं, तो उसके मन का वो भाव परमात्मा के द्वारा पकड़ा जाता है। वो ठंडक महसूस करता है अंदर से, और जब आप तेजी से निकल जाते हैं तो वो ऐसे पलट के देखता है और उसके मन में आपके लिए अच्छे भाव नहीं आते, जबकि दोनों ने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी। मैं उस सूक्ष्मता की बात कर रहा हूं जहां पर अच्छे मनोभावों को पकड़ता हुआ दूसरा मन, मतलब सबसे सूक्ष्म यंत्र है ये, सूक्ष्मतम, जो एक मन दूसरे मन के भावों को पकड़ता है। तो हम प्रश्न जरूर बना लेते हैं, क्योंकि प्रश्न सोसाइटी में से बन के आ रहे हैं। वास्तव में पिता के प्रति पुत्र का प्रेम वास्तविक क्या है, अगर मैं उसे डिफाइन करूं, तो वो ये है कि वो अपने पिता की एक्टिविटीज को देखे। अब वो बड़े हो गए हैं, उनकी क्षमताओं में कमी आ गई है, उनके विचारों में वो बात नहीं है, वो इंटेलेक्चुअलिटी खत्म हो रही है। तो वी शुड ट्रीट लाइक अ चाइल्ड, बट व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड? जो बड़ा है, उसने हमारे प्रेम का अभ्यास, उसने हमें प्रेम दिया है। अब वो समय आया है जब हम उसे प्रेम दें। तो क्या आप अपने बच्चे के नमस्ते ना करने पर, जो 3 साल का है, उससे नाराज हो जाते हैं? नहीं होते ना। तो वो भी तो बड़ा बच्चा तैयार है, और उसकी नज़र में वो हमसे अपेक्षा कर रहा है कि हम नमस्ते करें। तो हम उसको नमस्ते करने से अगर वो प्रसन्न हो जाता है, तो इसका मतलब हमारे अंदर भी एडमेंसी है कि हम नमस्ते नहीं बोल सकते। हम गाली तो निकल जाती है हमारे मुंह से, गाने तो हम गा लेते हैं, बहुत कुछ हम बोल लेते हैं। तो क्या सामने वाले के मन के लिए हम नमस्ते ना करें? कर दो, क्या फर्क पड़ता है? विचार करने की बात है। अगर आपको माहौल में शांति चाहिए, तो एनी हाउ आपको उसमें कुछ एलिमेंट डालने ही पड़ेंगे ना। कुछ चीज़ें प्रैक्टिस की हैं, कुछ चीज़ें मन की हैं, कुछ प्रेम की हैं, कुछ श्रद्धा की है। मगर मेरी पहली बात अभी भी खड़ी है कि अगर आपके मन में वास्तविक प्रेम है, तो ये प्रश्न पिता की तरफ से कभी भी नहीं उठ सकता। सी सामाजिक ताना-बाना ऐसा होता है संजीव जी कि जो आप कह रहे हैं, वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे काफ़ी सही है और मैं भी उसका समर्थक हूँ। पर जब हम समाज में आते हैं, जहाँ पे कि सब चीज़ें, मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा, ब्लैक एंड व्हाइट में मेजर करी जाती हैं। यहाँ रिश्ते, यहाँ संस्कार, यहाँ वैल्यूज़, सबके पैरामीटर्स डिफाइन हैं। इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत ही कम लोग हैं जो ये बात समझ पाते हैं, बिकॉज़ उनको यहाँ पहुँचने के लिए उस प्रोसेस से निकलना पड़ता है। बट मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी जिसकी हम बात कर रहे हैं और जहाँ जिसको लेके हम वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, बिकॉज़ हम उस 5% लोगों के लिए वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहे, दे ऑलरेडी, उनको पता है वैल्यूज़ क्या हैं। उनका उनका इंटेलेक्चुअल इतना ऊपर है कि दे अंडरस्टैंड। उनको बिना बोले ही सब कुछ समझ में आता है। जैसे आपके भाव, हम आपके चेहरे पे देख सकते हैं, आप समझ जाते हैं। बट ये वो उस 95% लोगों के लिए है, उनको इसे कैसे सिम्प्लीफाइड करना चाहिए? उनके आप उनको देख के आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि क्या वैल्यूज़ अडॉप्ट हो रही हैं? जैसे आपने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया, और मेरे को मैंने पहले कभी किसी को नहीं देखा कि कोई वेस्टर्न सिविलाइजेशन में वैल्यूज को इतने बेटर तरीके से, इतने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में ले रहा है। व्हेन यू सेड दे स्पेंड टाइम ऑफ ऑन लाइब्रेरी, दे स्पेंड टाइम ऑफ टेकिंग सन बाथ, वो उनके पॉजिटिव वैल्यूज हैं जिन्हें अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। और किसी भी इकोसिस्टम में कोई भी वैल्यूज हैं, किसी भी सिविलाइजेशन में कोई भी वैल्यूज है, हमें अडॉप्ट करना चाहिए। पर मैं कैटेगरी अपने भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। यहाँ की जो मूल, जो कोर वैल्यूज हैं, उनका हनन हो रहा है या वो इवॉल्व हो रही हैं? और इवॉल्व हो रही हैं तो कैसे हो रही हैं? हम भारत में आज उस जगह पर खड़े हैं जहां पर हम अपने पास्ट की सारी वैल्यूज को एक बार डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। अब उसका इंटरेस्टिंग। नवीनीकरण होने का समय है, क्योंकि हमने पाश्चात्य देशों की वेस्टर्न कल्चर को ब्लाइंडली फॉलो किया है। ओह यस। अगर हमने उसको समझ के साथ फॉलो किया होता तो ये प्रॉब्लम ना होती, बट हमने ब्लाइंडली फॉलो किया। जब हमने ब्लाइंडली फॉलो किया, तो हमने चाय पीनी शुरू कर दी। आई आप एग्री। सर्दी नो, में आई टोटली चाय एग्री। पी रहे हैं, समझ आता है। हमारे यहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर में
चाय की दुकान पे चाय वाला चाय पूरी बेच रहा है और वही सर्दी के दिनों में भी उतनी चाय बेच। फॉलो हमेशा करते वक्त इंटेलेक्चुअलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति बोल रहा है, वो रेत के मैदान पे दौड़ता है समुद्र के किनारे, उसकी जो पावर है रनिंग की वो बहुत ज़बरदस्त एनहांस हो जाती है। और एक व्यक्ति जो है वो ग्रास के ग्राउंड पे दौड़ रहा है, उसकी पावर उतनी एनहांस नहीं हो सकती। अब हम दोनों को कंपेयर करें और हम कहें कि ये ज़्यादा सही है और वो कम है, नहीं, क्योंकि वो रेत पे दौड़ रहा है इसलिए उसकी पावर ज़्यादा है और वो ग्रास पे दौड़ रहा है इसलिए उसकी पावर कम है। हमें समझ समझना तो होगा, सही बात। समझ की बात है। अगर हम समझ के देखें दोनों को अलग अलग तो हम दोनों को प्रेज करेंगे, अदरवाइज हम उसके लिए क्लैपिंग कर देंगे, Beautiful. वो गलत हो जाए। समझना तो होगा ही, हर चीज में ये बात लागू होती है। आप एक बात समझना कि जो बैट्समैन है ओपनिंग करने आता है टीम में, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, ओपनिंग करने आता है, उसको बहुत लंबा टाइम मिलता है क्रीज पर रुकने का, उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसको बॉल को देखने का नज़रिया बढ़ता है, सब चीज़ें अलग हो जाती हैं। मगर हमें उस बैट्समैन का ज़रूर ध्यान रखना होगा जो 6 डाउन 7 डाउन पे आके और बहुत अच्छा खेल के ऑन एंड ऑफ चला जाता है, तो इट मीन्स कि उसकी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जो अपने आप को बिना सेट किए क्रीज पर खेलने की कुव्वत रखता है। तो ये विचार, ये समझ है, किसी भी चीज़ को प्रेज़ करने से पहले हमें समझना ज़रूर चाहिए। प्रेज़ करना मतलब अडॉप्ट करना, हम अडॉप्ट ही करने लगते हैं तो फॉलो करने की ये बात है। तो इसलिए इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। धन्यवाद संजीव जी।